हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समा क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा आधुनिकीकरण की शिक्षा में किस प्रकार से प्रदान की जानी चाहिए, यानी कि आधुनिकीकरण यानी कि बदलाव या फिर परिवर्तन। तो इसका जो है वो निम्न विषयों में शिक्षण प्रभावशाली है, यानी कि निम्न विषयों में इसकी शिक्षाएं होती रहती है। तो पहला है विज्ञान शिक्षण। विज्ञान शिक्षण में क्या होता है कि जितने भी बच्चे हैं उनको तर्कपूर्ण, चिंतनपूर्ण, वैज्ञानिक दृष्टि को दिखाना ही विज्ञान शिक्षण होता है। यानी कि जितने भी बच्चे हैं उसको 10वीं तक जो है विज्ञान को पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा पर्यावरण कैसा है, हमारा विज्ञान कैसा है, उसे जानना बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए इसे 10वीं तक पढ़ाने का अनिवार्य विषय बनाया गया, क्योंकि विज्ञान जो है सभी को जानना बहुत ही ज़रूरी है। विज्ञान से रिलेटिव ही आजकल हमारे जितने भी दुनिया में जो भी चीज़ का विकास होता है वो विज्ञान से संबंधित होता है। उसके बाद आप 11th-12th में नहीं भी लेंगे तो चलेगा, उससे पहले लेना ही पड़ता है 10वीं तक। दूसरा है कंप्यूटर शिक्षण। आज सूचना प्रौद्योगिक का जो युग है उसमें कंप्यूटर शिक्षा के बिना किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना संभव नहीं है, तथा इसे आरंभ से ही पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाए। आजकल जितना भी काम हो रहा है कागजी तौर पर, यानी कि जो कागजात के तौर पे जो काम हो रहे हैं वो कंप्यूटर शिक्षण के माध्यम से हो रहा है। इसलिए कंप्यूटर की शिक्षा जो है उसका स्थान जो है शुरू से ही पाठ्यक्रम में देना चाहिए, यानी कि बच्चों से प्रथम क्लास से ही कंप्यूटर की शिक्षा जो है वो देना प्रारंभ कर देना चाहिए। उसके बाद आता है अंग्रेजी शिक्षण। अंग्रेजी शिक्षण इसलिए देना चाहिए क्योंकि हमारे अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या है, अंग्रेजी है। तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा में व्यापार करने के लिए, कुछ चीज़ की जानकारी लेने के लिए, तालमेल रखने के लिए जो है वो अंग्रेजी शिक्षण जरूरी है, यानी कि अंग्रेजी पढ़ना जो है वो ज़रूरी है। इसलिए अंग्रेजी भाषा को जो है वो भी एक स्थान दिया गया और इसलिए उसे शुरू से ही पढ़ा जाएगा, प्रथम क्लास से पढ़ा जाता है। और ये अंग्रेजी भाषा एक ज्ञान के तौर पे, एक लैंग्वेज के तौर पे भी इसे हम पढ़ते हैं। उसके बाद आता है 4 नंबर संस्कृत शिक्षण। संस्कृत क्या है? अब हम कहेंगे संस्कृत की शिक्षा हमें क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए क्योंकि प्राचीनतम समय में जो भाषा के होने के साथ साथ ज्ञान विज्ञान का भंडार था। यानी कि आज जितना भी चीज़ का आविष्कार हुआ है, भले वो विज्ञान ने किया है, साइंस ने किया है, लेकिन किस चीज़ को देखते हुए, हमारी सांस्कृतिक को देखते हुए, हमें जो पहले के समय में लोग किस चीज़ से पढ़ते थे, कहाँ से जड़ी बूटी निकालते थे, कौन सा दवाई आविष्कार होता था, तो ये सारी चीज़ें हमारी संस्कृत शिक्षण के जो भंडार हैं, ज्ञान के जो भंडार हैं, उनसे संबंधित है। इनमें विभिन्न विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है। यानी कि संस्कृत में ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ के कई विषयों का ज्ञान हमें मिल सकता है। उसके बाद देखेंगे इसकी जानकारी भी हमें बहुत ज़रूरी है और सांस्कृतिक हमारे देश का आधार है। इसलिए क्योंकि सांस्कृतिक अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारी सांस्कृतिक क्या है हम उसे भूल जाएंगे। इसलिए उसे पाठ्यक्रम में रखा गया कि समय समय पर संस्कृत चीज़ को पढ़ेंगे और हमारी जो परंपराएं हैं वो भी बची रहेगी और जो हमारे देश की संस्कृति है वो भी बच जाएगा और जो भी हमें ज्ञान की जरूरत पड़ेगी अन्य विषयों में उसकी जानकारी भी हमें मिलती रहेगी। उसके बाद हम देखेंगे नैतिक शिक्षा अथवा मूल्य शिक्षा। नैतिक शिक्षा और मूल्य शिक्षा क्या है? नैतिक मतलब कौन चीज़ अच्छा है, कौन चीज़ बुरा है, उसके बारे में जानना। मूल्य शिक्षा जो बेसिक शिक्षाएं हमारी होती है, जैसे विज्ञान के नवीन आविष्कार, आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया है वो विशेष भूमिका निभाती है। विज्ञान में जो नवी नवी चीज़ का आविष्कार होता है वो आधुनिकीकरण के जो प्रक्रिया है उसमें होती है। यानी कि अगर हमारे जीवन में बदलाव आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, हमारे ज्ञान विज्ञान में परिवर्तन आ रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? आधुनिकीकरण, है ना। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत अहम भूमिका निभाती है। तो इसके भी 2 कारण हैं। पहला है दुरुपयोग और दूसरा है सदुपयोग। तो ये दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है, तो इसलिए इसे बचकर उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये उपयोगी भी है और दुरुपयोगी भी है। इसलिए हमेशा सदुपयोग करने की मार्ग को चुनें। उसके बाद आता है 6 नंबर व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा क्या होता है? तो व्यावसायिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत नवीनतम व्यावसायिक विषयों के प्रशिक्षण का प्रावधान हो। कोई भी विषय को शुरू करने से पहले नवीनतम जानकारी होगी तो बच्चे जो हैं वो आसपास की चीज़ें को देख करके अपना काम शुरू कर सकते हैं। व्यावसायिक यानी कि जो हम कहते हैं बिजनेस क्लास, जो हम कोई चीज़ के बारे में कैसे बिजनेस करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, उसकी भी एक शिक्षा होती है। तो जो बहुत लोग बिजनेस करते हैं, बड़े बड़े व्यापार को संभालते हैं कैसे, तो उनके बच्चे जो हैं वो बिजनेस वाली शिक्षा ही पढ़ती है, यानी कि व्यावसायिक शिक्षा पढ़ती है। कैसे हैंडल करना है, कहाँ पर कब रुकना है, कब चालू काम को करना है, ये सारी चीज़ें को सिखाया जाता है, जो कि हमें नवीनतम देती है। और शुरू में इसका जो है थोड़ा कठिन होता है सीखना, लेकिन सीखने के बाद ये सारी चीज़ें आसान हो जाती है। तो जीवन जीने के साथ साथ अगर हमें जीवन अच्छे से जीना है तो ये शिक्षा भी हमारे जीवन में उपयोगी हो सकता है।
उसके बाद है 7 नंबर कार्य अनुभव। कार्य अनुभव में क्या होता है, बच्चों में कार्य करने की क्षमता को बढ़ाना ही कार्य अनुभव है। जैसे विज्ञान, जनसंख्या विस्फोट, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं इत्यादि। जैसे कार्य अनुभव, कोई भी काम को जब हम करते हैं तभी हमें उसकी क्षमता के बारे में पता चलता है, उसका सदुपयोग, दुरुपयोग पता चलता है, उसकी कमजोरी, उसकी खामियां, उसकी खूबसूरतियां, उनका फ़ायदा पता चलता है। तो जैसे कभी कभी जनसंख्या विस्फोट को कैसे रोक सकते हैं, तो कभी हमारे देश में कुछ हो रहा है तो उसको कैसे रोक सकते हैं, तो वो जो हमारा जो सीनियर है वही हमें सपोर्ट करता है कि हमने इस सिचुएशन में ऐसे काम किया है, अपने अनुभव के अनुसार से वो आपको अनुभव को बांटते हैं, इसलिए वो कार्य अनुभव कहलाता है। अब हम देखेंगे 8 नंबर सहगामी गतिविधियां। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो इसके भी 8 हैं। इसके कितने प्रकार हैं, 8 प्रकार है। सहगामी गतिविधियां यानी कि इसमें होता है सहमत से और समूह से। तो इसमें क्या है, विस्तार शिक्षण, यानी कि जब हम कोई क्लास में बैठते हैं तो किसी को भाषण देना पड़ता है, विस्तार भाषण। तो लंबा भाषण चलता है तो उसे हम क्या कहेंगे, समूह में बैठे हुए लोग ही भाषण देंगे और तभी आप सुनोगे, क्योंकि बिना एक व्यक्ति को तो कभी भाषण दे ही नहीं सकता है, इसलिए उसे सहगामी गतिविधियों में रखा गया। उसके बाद आता है नाटक। नाटक भी एक आदमी से नहीं होता है, उसके लिए 3-4 आदमी की जरूरत पड़ती है, इसलिए उसे भी सहगामी गतिविधियों में रखा गया। उसके बाद आता है तीसरा शिविर। शिविर जो होता है उसमें भी एक जैसे टेंट हाउस होता है, उसमें भी कई सारे लोग रहते हैं, कई सारी योजनाएं होती है, तो उसे भी हम सहगामी गतिविधियों में रखते हैं। ये सब की अपनी अपनी परिभाषा है, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। उसके बाद आता है हमारा प्रातःकाल सभा, यानी कि मॉर्निंग की जो सभा होती है, जैसे 4 बजे उठकर कोई चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं तो वो उससे हमारा समय बच जाता है, तो वो हो गई। उसके बाद आता है 5वां प्रतियोगिताएं। तो साथ साथ जब हम 10 लोग रहते हैं तो कोई खेल खेलते हैं, कोई प्रतियोगिताएं भी की जाती है, तो जो लोग चाहते हैं वो अपनी प्रतियोगिताएं दिखाते हैं। उसके बाद आता है छठा प्रदर्शनी। प्रदर्शनी मतलब कुछ लोग प्रदर्शन करते हैं कि उनके अंदर ये टैलेंट है, तो वो प्रदर्शनी में आता है। उसके बाद आता है महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, यानी कि महिला सशक्तिकरण के लिए हमें क्या कार्य करना चाहिए, इसके लिए योजनाएं बनाई जाती है। उसके बाद आता है विद्यालय सूचना पट्टी। पट्टी होगा, यहाँ पर पत्ती लिखा गया, पट्टी। विद्यालय में कौन सी सूचना पट्टी चालू करनी चाहिए जो कि बच्चे अच्छे से आएँ, शिक्षक अच्छे से बच्चे को शिक्षा दें। तो कई सारी चीज़ों को जो है, मतलब एक तरह का समूह होता है जिसमें कई प्रकार की योजनाएं बनाई जाती है, और जिसको सुनने के लिए, जिसको देखने के लिए, जिसको पार्टिसिपेट करने के लिए, उसी में से आदमी जो होता है चुना जाता है, उसे हम कहेंगे सहगामी गतिविधियाँ। उम्मीद करती हूँ कि आधुनिकीकरण के लिए शिक्षा किस प्रकार से प्रदान की जानी चाहिए, इस वीडियो में मैंने बताया है, समझाया है आपको। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आए, अगर आया है तो शेयर करें, सपोर्ट करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।